नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय NS में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग मैनरिज्म के बारे में देखेंगे, यानी रीतिवाद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। रीतिवाद में जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। कलाकारों की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे एल गाक्रो हों या फिर अल्बर्ट ड्यूरर हों या फिर आप अन्य नामों में देखेंगे तो एल ग्रेको भी जो है अच्छे कलाकारों में शुमार होते हैं। बैरोनीज हों या फिर वाइंटर वाइडेन हों, ये सब नाम थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं। रीतिवाद से जो क्वेश्चंस बन सकता है उसमें समय से हो सकता है पूछ ले आपसे, तो याद रखिएगा 1520 से 1560 ईस्वी के मध्य का जो डाटा है वो रीतिवाद के यानी मैनरिज्म के नाम से जाना जाता है। रीतिवाद अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद होता है? तो याद रखना है मैनरिज्म का जो है अनुवाद माना जाता है। रीतिवाद क्या होता है? तो ये कला आंदोलन होता है। कब से कब तक होता है? 1520 से लेकर के 1560 ईस्वी के मध्य होता है। आगे अगर बात करते हैं रीतिवाद का जन्म, ये जरूर पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा इटली में रीतिवाद का जन्म होता है। कब होता है? 1520 से 1560 के मध्य चलता है। प्रचलित विधियों के आकर्षक तरीकों को चुन करके कलाकृतियों की रचना करना किस शैली की जो है प्रधानता रही है? तो प्रचलित विधियों को आकर्षित तरीके से जो है चुन करके और रचना करना रीतिवाद का जो है खासम खास सिद्धांत माना जाता रहा। आगे बात करें तो अगला शब्द आता है, अगला पॉइंट आता है कि रीतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो राफेल और उनके अनुयायियों के द्वारा रीतिवाद का पहला प्रयोग हुआ 1900 नहीं 1520 से 1560 के मध्य, यानी 40 वर्षों तक मूल रूप से रीतिवाद का उद्भव रहा है। मैनरिज्म जो है अस्तित्व में रहा है। आगे अगर बात करते हैं तो ये याद ही रखना है कि आपको इटली में हुआ था। रीतिवाद के अनुयायी कौन कौन थे, यानी कलाकार या फिर अनुयायी कौन कौन रहे? तो जूलियो रोमानो रहे, पोंतो मोर्न रहे, रोस्तो रहे, पार्मिजियानिनी रहे और उसके साथ साथ तिंतो रेत्तो रहे हैं और उसके नाम में जो है ब्रांजिनियो और एल गाक्रो का भी नाम जुड़ा हुआ है। एल गाक्रो का वास्तविक नाम जो है देमेनिको थियोटोपुलस रहा है। याद रखिएगा ये इटली वाला डाटा होता है, तो इटली का डाटा इसी टाइप से नाम जो है लेकर के आता है। इटली में रीतिवाद जो है अस्तित्व में आता है, तो इसलिए ये सब इटली के ही कलाकार माने जाते हैं। तो नाम थोड़ा सा जटिल होता है, इसमें जो एक आध नाम फेमस है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है उन्हें कराने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो है एल गैक्रो कहाँ पैदा होता है। तो एल गैक्रो की अगर बात करते हैं तो पैदा कहाँ पे होता है? एल गैक्रो जो है क्रीट में पैदा होता है। क्रीट में। रीतिवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? माइकल एंजेलो को माना जाता है रीतिवाद का जन्मदाता, फादर ऑफ क्या? मैनरिज्म। तो मैनरिज्म जो है उसके पितामह माइकल एंजेलो। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है रीतिवाद में किन चित्रों का जो है विरोध किया गया है? कौन से चित्र जो है ज़्यादा विरोधी में रहे हैं? तो ईसाई धर्म से संबंधित चित्र जो भी आए हैं उनका विरोध रीतिवाद में खूब किया गया है 1520 के 1560 के बीच। ठीक है, याद रखना। एक अच्छा कलाकार जिसका जन्म आप जानते हैं कि क्रीट में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एल गैक्रो। एल गैक्रो की अगर बात करते हैं 1541 से लेकर के 1640 जो है 14 तक इनका कार्यकाल रहा है। एल गैक्रो कहाँ के मूल निवासी रहे? तो ग्रीस के मूल निवासी रहे। जन्म इनका कहाँ पे हुआ है? क्रीट में हुआ है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि साम्यवादी। साम्यवादी कलाकार कहा जाता है, तो साम्यवादी कलाकार के रूप में जो ख्याति विकसित कर पाते हैं उनका नाम होता है एल गैक्रो। एल गैक्रो साम्यवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। पांचवी मोहर का उद्घाटन, ये चित्र है, याद रखिएगा। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? कौन सी रचना है? तो ये है आपकी पांचवी मोहर का उद्घाटन। एल गैक्रो की ही अच्छी रचनाओं में शुमार रहती है। एल गैक्रो ने पांचवी मोहर का उद्घाटन चित्र बनाया। देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है एल गैक्रो। एल गैक्रो की कला में किस कला का समन्वय पाया जाता है? तो बेंजोटाइन युग का जो है समन्वय यहाँ दिखाई देता है। एल गैक्रो की कला में जो है रीतिवाद तो है ही, रीतिवाद के अच्छे कलाकार माने जाते हैं, उसके साथ साथ बेंजोटाइन कला का भी जो है इनके कलाओं में उद्घोष दिखाई देता है, यानी डाटा समाहित है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि किसके चित्रों में संगति और एकता दिखाई देती है? तो संगति और एकता मूल रूप से कहाँ दिखाई देती है? एल गैक्रो के चित्रों में दिखाई देते हैं। एल गैक्रो के चित्रों में क्या दिखाई देती है? संगीत, और संगीत के साथ साथ एकता जो है दिखाई देती है। स्मरणीय बिंदु की अगर बात करते हैं तो स्मरणीय बिंदु में एल गाक्रे के प्रमुख चित्र होंगे। जैसे आप जानते हैं त्रयी रचना है, किसकी रचना है? एल गाक्रे की द्वारा बनाई जाती है। पांचवी मोहर हो, शोक मगन मेरी हो, ये रचना इंपॉर्टेंट है, शोक मगन मेरी। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। किसकी है? एल गैक्रो की है। ईसा का वापतिस्मा है, उसके बाद रहस्यो
दन घटना की 5वीं मुहर है, उसके साथ ईसा के वस्त्र उतारना है और तलवार के साथ आदमी है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? एल ग्रेको की हैं, याद रखना, एल ग्रेको की, एल ग्रेको की रचनाओं में शुमार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखने का प्रयास करना, जो डाटा इंपॉर्टेंट है उसी पे बात किया जा रहा है। ईसा का वस्त्र उतारना रचना किसकी है? तो ईसा का वस्त्र उतारना भी एल ग्रेको के द्वारा मेंटेन किया जाता है। वही एल ग्रेको जिसका जन्म जो है क्रेट में होता है और मूल निवासी जो ग्रीस का होता है। अगला महत्वपूर्ण नाम अल्बर्ट ड्यूरर का रहा है। अल्बर्ट ड्यूरर की अगर बात करते हैं 1471 से 1528 तक इनका कार्यकाल रहा। अल्बर्ट ड्यूरर कौन था या कैसा चित्रकार रहा है? तो भित्तीय चित्रकार के रूप में जाना जाता है। जैसे आप जानते होंगे भित्ति मतलब होता है दीवार, तो दीवार पे चित्रकारी करने के लिए थोड़ा सा फेमस नाम होता है अल्बर्ट ड्यूरर का। घुंघराले बालों को बनाने वाली प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो घुंघराले बालों को बनाने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन? ड्यूरर रहा है, ड्यूरर। अगला, ड्यूरर कहाँ का कलाकार था? तो ड्यूरर भी जर्मनी का कलाकार रहा है। आपने देखा है कि मूल रूप से एल गाक्रे कहाँ का था? तो एल ग्रेको, एल ग्रेको अभी आपने देखा है कि कहाँ का था? ग्रीस का था। ग्रीस का जन्म उसके कहाँ हुआ पे? क्रेट में हुआ था, क्रेट में उसका जन्म हुआ था। तो ऐसे ही मूल रूप से ड्यूरर कहाँ का चित्रकार था? जर्मनी का चित्रकार माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि काष्ठ शिल्प और उत्कीर्ण चित्रों की तकनीकी मूल रूप से किसने विकसित की है? तो ड्यूरर के द्वारा ही काष्ठीय शिल्प यानी लकड़ी पे चित्रकारी करना और उस पर जो है नई नई तकनीकों का प्रयोग करना मूल रूप से किसका जो है विकास रहा या किसने विकसित किया है? तो अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा विकसित किया जाता है। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की बात कर लें तो आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मजूसियों का आराधना या फिर मजूसियों की आराधना रचना किसकी है? तो ये भी अल्बर्ट ड्यूरर की है। चिकित्सकों के मध्य ईसा की अगर बात करते हैं रचना किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर की है। चार धर्म प्रचारक की अगर बात करते हैं रचना किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर की है। गुलाब के हारों वाली मडोना की अगर बात करते हैं रचना किसकी है? ये भी रचना एल ग्रेको की नहीं है, मूल रूप से अल्बर्ट ड्यूरर की मानी जाती है। अकेलापन की बात करते हैं या फिर अज्ञात व्यक्ति की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं, सारी रचनाएं किसकी हैं? सभी की सभी रचनाएं मूल रूप से ड्यूरर महोदय की हैं। ड्यूरर, ठीक है, तो याद रखना ड्यूरर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। ड्यूरर वही है जो मूल रूप से कहाँ का चित्रकार है? जर्मनी का चित्रकार होता है, जर्मनी का। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम क्या आएगा अल्बर्ट ड्यूरर के बाद? बैरोनीज का नाम आता है। बैरोनीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरोनीज की अगर बात करते हैं 1528 से 1588 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1588, लगभग 60 साल की उम्र तक ये अपना कार्यकाल किए। बैरोनीज का आकार के चित्र बनाए जाते हैं, तो बड़े आकार के चित्र जो है ज़्यादातर बैरोनीज के द्वारा ही मेंटेन किए जाते रहे। आगे, बाइबल इतिहास तथा रूपकों के आधार पर विशाल दृश्यों को बनाया जाता है। तो बाइबल इतिहास और इसके रूपकों के आधार पर जो बड़ा बड़ा चित्र बनाया गया वो बैरोनीज के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बैरोनीज जो है बड़े आकार के चित्र को बनाने के लिए सिद्धहस्त होते हैं। बैरोनीज के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो शान शौकत और भोग विलास मूल रूप से बैरोनीज के चित्रों का मुख्य विषय माना जाता है। शान शौकत और भोग विलास किसके चित्रों का जो है मुख्य विषय रहा है? तो बैरोनीज के चित्रों का मुख्य विषय माना जाता रहा है। आगे बात करते हैं, तो बैरोनीज के अच्छे अच्छे चित्र हैं जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो चित्रों में क्राइटस एट एम्मास की अगर बात करते हैं रचना किसकी है? बैरोनीज की प्रमुख रचनाओं में शुमार है। बेनिस एंथ्रोड की अगर बात करते हैं तो बेनिस एंथ्रोड रचना किसकी है? बेनिस एंथ्रोड रचना भी मूल रूप से किसकी है? तो बैरोनीज की ही मानी जाती है। विजन ऑफ द क्रॉस की अगर बात करते हैं तो विजन ऑफ द क्रॉस रचना भी बैरोनीज की ही अच्छी रचनाओं में शुमार है। मार्स एंड वेनिस की अगर बात करते हैं या मार्स और वेनिस, तो ये भी बैरोनीज की अच्छी रचनाओं में शुमार है। काना में वैवाहिक भोज की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो ये भी बैरोनीज के द्वारा मेंटेन की जाती है। और लेवी के घर में दावत की अगर बात करते हैं तो ये भी रचना मूल रूप से किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि ये रचनाओं में शुमार है बैरोनीज। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं ईसा का अंतिम भोज रचना किसकी है? तो ईसा का अंतिम भोज भी मूल रूप से बैरोनीज के द्वारा ही बनाया जाता है। बैरोनीज, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरोनीज की अच्छी रचनाओं में ये सब नाम शुमार है। अगला महत्वपूर्ण कलाकार वाइंडर वाइडेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइंडर वाइडेन मूल रूप से 1399 से 1464 तक इनका कार्यकाल रहा है। 15वीं शताब्दी का महान फ्लेमिश चित्रकार कौन था? तो फ्लेमिश चित्रकार वाइडेन का नाम ही अच्छे अक्षरों में लिखा गया है। वाइडेन, ठीक है, वाइडन। इसके चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख स्मरणीय बिंदुओं में वाइडेन के लिए आप याद रखना कि वाइंडर वाइडेन के प्रमुख चित्रों में कुशारोहण है और कुशारोहण के साथ दफन है। दफन और कुशारोहण रचना किसकी है? तो आप याद रखना कि वाइंडर वाइडेन की अच्छी रचनाओं में शुमार है कौन सा? कुशारोहण और दफन। कुशारोहण और दफन रचना किसकी है? वाइंडर वाइडेन की रचनाओं में शुमार। वीनस तथा
क्यूपिड लिए चित्र, वीनस और क्यूपिड चित्र मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लूका कर्नेक के द्वारा बनाया जाता है, लूका कर्नेक के द्वारा बनाया जाता है। जबकि मृत्यु की विजय और राजाओं की वंदना चित्र मूल रूप से किसने बनाया? तो मृत्यु की विजय और राजाओं का वंदना मूल रूप से पीटर ब्रुगेल के द्वारा बनाया जाता है, पीटर ब्रुगेल। ये सब रीतिवाद से संबंधित रहे हैं, यानी मैनरिज्म से संबंधित रहे हैं। रीतिवाद वही जो 1520 से लगभग स्टार्ट होता है और 1560 तक चलता है। कहाँ पे चलता है? ये कला आंदोलन कहाँ पे हुआ है? इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। आप जानते हैं इसके जो है फादर कौन होते हैं? तो फादर आप जानते हैं कि रीतिवाद के जन्मदाता माइकल एंजेलो माने जाते हैं। तो ये आज क्लास जो है रीतिवाद से संबंधित थी। रीतिवाद से जो भी जुड़े हुए डाटा पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में, कराने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और भी अगर रीतिवाद से कुछ डाटा पूछा जा सकता है तो उन्हें कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आर्ट का सिलेबस ही दूसरा है, उसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।